Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो पिछले पार्ट में हमने नंबर सिस्टम के में पढ़ा था कि इरेशनल कौन से होते हैं, रेशनल कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब की जानकारी ली थी और कुछ क्वेश्चंस भी करे थे ट्रू फॉल्स। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ में कि रेशनल नंबर में हम किस किस तरह से कि कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि फाइंड रेशनल नंबर फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये क्वेश्चन 100% आता है, मतलब हो सकता है ये सेम भी आ जाए, लेकिन इसके जैसा एक तो पक्का आएगा ही आएगा। तो ये अच्छे से देखना कि और सबसे आसान है कि किस तरह से निकालते हैं। अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका बताता हूँ। 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। अब रेशनल नंबर क्या होगा 3 और 4 के बीच में? कितने निकालने हैं हमें? सबसे पहले ये देखो, एक निकालना है, फाइंड अ रेशनल नंबर। तो हम इनको लिखेंगे कैसे? 3/1 एंड 4/1 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखो कि हमें कितने निकालने हैं। एक निकालना है, तो जब हमें एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। मल्टीप्लाई और डिवाइड हम हमेशा सेम नंबर से करेंगे। ठीक है। अब ऐसे इधर, ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक रेशनल नंबर निकालना था। तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू बढ़ाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 6/2, और इधर क्या आ गया 8/2। ठीक है, 6/2 और 8/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 और 8 के बीच में कौन सी एक वैल्यू रह गई? 7/2। तो यही हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा 3 और 4 के बीच में, 7/2। ठीक है, कितना आसान है। यहाँ पर 6/2 आ गया, यहाँ पर 8/2 आ गया, 6 और 8 के बीच में एक ही वैल्यू बची, 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा 7/2। पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ें याद रखनी है। 7/2 आ गया। सबसे आसान तरीका हमारा यही निकालने का। कोई अगर और भी होते हैं तरीके, लेकिन तुम्हें यही यूज़ करना है। अब चाहे इसमें मैं तुमसे 50 रेशनल नंबर पूछ लूँ, अगर मैं 50 भी पूछ लूँ तो भी सब आसान है। 51 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा हमारा क्लियर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये मेन क्वेश्चन है। हो सकता है ये सेम भी पूछ लेते हैं कभी भी कि 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ, फिर कंफ्यूजन होती है कि 3 और 4 के बीच में क्या लिखें अब। ठीक है, तो सिंपली हमें करना क्या है कि उसको एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बस। ठीक है, खुद पे खुद वो बीच में एक वैल्यू छोड़ देगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं करके। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अब हमें निकालने हैं 6 रेशनल नंबर। तो पहले खुद करके देखो कि क्या निकलेंगे। ठीक है, फिर मैं कराऊँ वही, मैं तो एक बार ही खुद भी करके देखना। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं 6 रेशनल नंबर निकालने 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी है हमारी 3/1 है, और इधर क्या है 4/1। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमें लिखनी है, लिखनी क्या है, ये ध्यान रखनी है हमेशा कि इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं इन दो वैल्यूज़ के बीच में। इन दो वैल्यूज़ के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो उस हमें कितने निकालने हैं, 6। तो हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। अब ये 3/1 है और ये 4/1 है, तो हम किस वैल्यूज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें? 6 है, 6 निकाल लें। तो हम क्या करते हैं, हम 7 से कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से डिवाइड। ठीक है, ऐसे ही इधर करेंगे 4 × 7 और ये 1 × 7। ठीक,
आंसर क्या आएगा देखो, ये तो हो गया 21/7 और इधर क्या है 28/7। और 21 और 28 के बीच में वैल्यूज काउंट करो, 22, 23, 24, 25, 26, 27 यही आ रही है। ठीक है, वही 6 लिख दो यहाँ पर। ठीक, तो कौन कौन सी होगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26 और 27/7। ये हमारी क्या हुई, 6 वैल्यूज आ गई इनके बीच में। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, हो गया। बहुत आसान चीज़ है और आएगा पेपर में, 100% आएगा। ठीक, चलते हैं अब आगे। इंट्रो तो इतना ही था, अब एक्सरसाइजों पे आते हैं। ठीक है, सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर की। ठीक, तो मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करता हूँ। इज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है हमारा, इज जीरो अ रेशनल नंबर। डू यू थिंक जीरो इज अ रेशनल नंबर? इफ इट इज, देन can it be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0? Describe it. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले इंट्रो में ही, पिछले पार्ट में हम ये चीज़ कर चुके हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, और अगर है तो क्या हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, तो यस, आंसर क्या होगा उसका, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। मैं सीधे सीधे आंसर आंसर करूंगा मैं। ठीक है, सीधे सॉल्व कराऊंगा मैं, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने आप बुक में देखना, और मैं बोलूंगा अभी मुंह से वो सुन लेना, आंसर यहाँ से देख लेना। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। अब बात आती है, इससे आगे पूछा उन्होंने कि क्या हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3। क्लियर है, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म है जिसमें क्यू हमारा जीरो नहीं है। ठीक है, तो यही है पहले क्वेश्चन का आंसर, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो खुद ही कर लिया होगा। ठीक है, जिनको नहीं आया था वो अब आ गया होगा कि जीरो हमारा एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा वही है जो अभी हमने करा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, फिर भी एक बार और करा देता हूँ, अब स्टार्टिंग से चल ही रहे हैं तो एक्सरसाइज की। ठीक है, फाइंड, लिख भी देता हूँ चलो ये वाला, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन को इस तरह से लिख सकते, बिटवीन 3 and 4। या फिर एक कम करता हूँ, क्वेश्चन में 3 and 4 है, वो मैं करा चुका हूँ, इधर 1 और 2 ले लेता हूँ, या फिर कुछ और वैल्यू चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं बिटवीन 1 and 2। एक्सरसाइज में 3 and 4 गिवन है कि 3 और 4 के बीच में निकालने हैं 6 रेशनल नंबर, लेकिन वो मैं अभी निकलवा चुका हूँ, तो इसीलिए मैं 1 and 2 के बीच में एक बार ही दिखा देता हूँ। तो ये कंफ्यूज मत होना कि कहीं बुक में क्वेश्चन गलत तो नहीं दे रखा। ठीक है, तो 6 रेशनल नंबर निकाल लें, पहले तो खुद ही निकाल के देख लें क्योंकि अब मैं बता तो चुका ही हूँ कैसे होता है। 1 and 2 के बीच में निकाल लें, पहली वैल्यू है 1/1, दूसरी है 2/1,
सबसे पहले इस तरह से लिखें क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक। अब इसमें 6 दे रखे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 1 × 7, और इधर क्या आएगा, 2 × 7/1 तो क्या आ गई वैल्यूज, 7/7, और इधर आ गया 14/7। अब इनके बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। 7 और 14 के बीच में वैल्यूज 8, 9, 10, 11, 12, 13 होगी 6। बहुत सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे ये, बहुत आसान चैप्टर है। ये हो गए हमारे 6 रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने अपनी तरफ से लिया है, ठीक है। ये एक तरह से सेकंड क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल है। ठीक। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो मैं पहले करा चुका हूँ, इसीलिए मैंने वैल्यूज चेंज कर दी। ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। राइट एनी 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, राइट एनी 5 रेशनल नंबर, ये हो गया नोट डाउन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब कहोगे तो डायरेक्ट ही दे दिया, अब इसके बीच में क्या लिखें, अपॉन में भी दे दिया कुछ। कितने निकाल लें, सबसे पहले ये ध्यान दो, 5 निकाल लें। तो सबसे पहले तो ये हमें पता ही पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब 5 निकालने तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो ये हो जाएगा 3/6, ओ 3 × 6, 5 × 6, और इधर भी सेम नंबर से कर देंगे, 4 × 6, 5 क्लियर। कर लो मल्टीप्लाई अब आसानी से, है ही क्या अब इसमें। इधर तो हो गया 18/30, और इधर क्या आ गया, 24/। अब हमें किसके बीच में निकालने हैं, 18/30 और 24/30 के बीच में निकालने हैं 5 रेशनल नंबर। कर लो काउंट। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है। अब इसमें होते क्या है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो हो सकता है आंसर्स में कुछ और भी दे दें। ठीक है, तो उससे ये मत समझना कि गलत है। इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने कुछ और लिख दिए हों, हमारे कुछ और आ रहे हों, लेकिन गलत नहीं है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हमें ये भी आने लगे कि अगर डिनोमिनेटर में खुद दे रखा है तो उसके बाद भी कैसे करना है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। एक बार ये नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रेशनल नंबर वाले एक दो एक्स्ट्रा करा दूंगा मैं, ताकि आगे दिक्कत ना आए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। और अगर फॉल्स हैं या ट्रू है तो उनके हमें प्रॉपर रीजंस भी देने हैं। पहली स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बहुत बढ़िया, कर चुके हैं हम तो पहले भी, हो गया होगा आधे बच्चों का तो। एवरी
नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये हमारी स्टेटमेंट। अब बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसका भी क्या रीज़न है। ठीक। अब ये मान के चलो ये होल नंबर है पूरा। ये क्या है? ये पूरा एक होल नंबर है हमारा। होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन लास्ट तक। ये होल नंबर्स दे रखे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि सारे जो रेशनल नंबर हैं, क्या वो इसके अंदर आ सकते हैं? क्या वो इस गोले के अंदर आ जाएंगे या नहीं आएंगे? होल नंबर तो हमारे बहुत सारे हैं। अब वो कह रहे हैं उसमें कितने भी नेचुरल नंबर दे दो, कितने भी नेचुरल नंबर दे दो, वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। सारे होल नंबर के अंदर ही आ जाएंगे वो। अब नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सब इस डिब्बे के अंदर आ गए। ये पूरा होल नंबर है। ठीक है। अब इसमें नेचुरल नंबर क्या है? उससे थोड़ी छोटी चीज़ है, तो वो तो उसके अंदर आ ही जाएगी। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी? वैसे तो आधे बच्चों ने आंसर दे ही दिया होगा जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा था। ये होगा हमारा ट्रू। ठीक है। अब उन्होंने कहा था प्रॉपर रीज़न भी देना है। रीज़न क्या होगा? कि होल नंबर हमारे कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 तरह से। ठीक है। तो हम देंगे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं किसको? होल नंबर्स को। ठीक है। इतना बहुत है, अगर हम इतना भी लिख देंगे तो भी नंबर पूरे मिल रहे हैं। इसके इससे ज़्यादा कुछ लिखने की नीड है भी नहीं हमें। ठीक। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये हो गया। तो इसके पार्ट 2 पर चल इस क्वेश्चन। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ठीक है। मतलब प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, जिनमें +1 +2 भी आए, -1 -2 ये सब चीज़ें आए, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। सबसे पहले ये लिखेंगे हम। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि उन्होंने पूछा सारे इंटीजर होल नंबर में आ जाएंगे। अब होल नंबर का डिब्बा है इतना, अगर होल नंबर देखे, होल नंबर का गोला है इतना, और इंटीजर बैठ रहा है इससे फालतू इतना। ये इंटीजर्स है। ये क्या है? इंटीजर्स है। और ये हमारा होल नंबर। तो इंटीजर्स के अंदर आ गया होल नंबर। होल नंबर के अंदर इंटीजर कहाँ आ पाया? होल नंबर के अंदर इंटीजर थोड़ी आ रहा है, इंटीजर के अंदर होल नंबर आ रहा है। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे जिससे हमें पता चले कि वो नहीं है। -1 जो है, -1 हमारा जेड को बिलोंग करेगा, मतलब इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या हमारा -1 होल नंबर को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है। तो हमारा -1 होल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स।
ठीक है जी, ये स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। ठीक, सेकंड पार्ट था ये, लास्ट एक थर्ड पार्ट और है। पॉज करके लिख लिया करो क्योंकि आगे भी बढ़ना है जल्दी से। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सबको पता है होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बता चुका हूँ ये पहली क्लास में ही। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, रेशनल नंबर होते हैं हमारे 0 जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में, सिंपल, p बाई क्यू की फॉर्म में क्यू 0 नहीं हो सकता, और p और q क्या है हमारे इंटीजर। ठीक है, अब 0 हमारा रेशनल नंबर है, 1 भी हमारा रेशनल नंबर है, 2 भी है, इधर माइनस वाले भी होंगे, सब होंगे रेशनल नंबर। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से ही हम इसका वो सॉल्यूशन दे देंगे, वही लिख के आना। ठीक है, 1/2 बिलोंग करेगा रेशनल नंबर को। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं या नहीं, मतलब वो तो कह रहे हैं कि हैं, तो 1/2 हमारा होल नंबर को भी बिलोंग करना चाहिए फिर, लेकिन 1/2 तो होता ही नहीं होल नंबर में, तो ये क्या हो गया, 1/2 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा होल नंबर्स को, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। क्लियर है, ठीक है, तो यही हमारी 1.1 एक्सरसाइज थी, इसके अलावा तो शायद इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, ये हमारी एक्सरसाइज थी, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं इससे। ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म हो गई। ठीक, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा करा देता हूँ उसके, जो मतलब एग्जाम में आने के चांस होते हैं और तुम्हें आने भी चाहिए, कि रेशनल नंबर हमने निकालने सीखे। पहले तो हमने नॉर्मल नंबर्स के बीच में निकाले कि 3 और 4 के बीच में क्या होंगे, फिर हमने डिनोमिनेटर में वैल्यू ले ली कि डिनोमिनेटर में लेकिन क्या थी, सेम वैल्यू थी, उधर भी 5 था उधर भी 5 था। अब अगर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ चेंज होती है तो कैसे करेंगे, वो एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर तुम्हारी क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्सरसाइज से अलग एक एग्जांपल है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/, ठीक है, कि 1/3 और 1/2 के बीच में हमारे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब हम इसको कैसे, सेम डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी तो हमें आसानी होती है निकालने में। ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, 1/3 है इधर, इधर है 1/2, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम कब होगा, डिनोमिनेटर सेम कब होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, सिंपल, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, एलसीएम लेना आता होगा सबको, 3 1, तो ये कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, हमारा एलसीएम आ गया इसका 6। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में अब 6 बनाना है। तो अगर मुझे 3 को 6 बनाना है तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की, और इधर कितने की करनी पड़ेगी, 3 की। यहाँ तक सिंपल है सारी चीज़ें, एलसीएम लिया सीधे सीधे और हमने क्या करा, इसको 6 बना दिए दोनों को, हो गया।
अब जब इसमें 2 से करिए, मैंने कहा था दोनों तरफ सेम की होती है, चाहे फिर वो डिनोमिनेटर हो चाहे फिर वो न्यूमरेटर हो। अगर हम नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 की ही होगी। इधर हमने 3 की करी है तो इधर भी 3 की ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो एक बार ये एलसीएम देख लो अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो इसमें तो। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारी 2/6, और इधर कितनी आ गई हमारी 2/6 और 3/6 आ गई। अब हम उस पर पहुंच चुके हैं जो हम निकाल रहे थे कि डिनोमिनेटर सेम है। अब बताओ कितने निकालने हैं। अब हमने कर दिया सिंपल। अब हमें निकालने 3। जब 3 निकालने होते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 6 × 4, ऐसे इधर कर देंगे 3 × 4, और इधर 6 × 4। ठीक, तो ये कितना आ गया 8/24, और इधर कितना आ गया 12/24। अब इनके बीच में 3 वैल्यूज़ पता है कौन कौन सी होती हैं? तो आंसर हमारा क्या हो गया 9/24, 10/24, 11/24। क्लियर होगी? 3 आ गए हमारे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब हमने सारी तरह से कर लिए हैं कि जब नॉर्मल वैल्यूज़ दे रखी हो 1 and 2 3 and 4, p/q में भी दे रखी हो जैसे कि 1/3 हो और 1/3 हो, ऐसे इस तरह से। अब हमने ये भी देख लिया कि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर कोई आगे क्वेश्चन आएगा तो वो भी देख लेंगे, वो भी बता दूंगा मैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब एक्सरसाइज 1.2 पर। उससे पहले उसका थोड़ा बहुत देख लेंगे कि उसमें है क्या चीज़, क्या क्या निकालना आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एक बार, फिर देखेंगे अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तो एक आध क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं हमारी। एक तो होती है हाइपोटेन्यूस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हमारा बेस। ठीक है, ठीक है, एक होता है हाइपोटेन्यूस, एक होता है हमारा परपेंडिकुलर। ये वैसे सबने पढ़ रखा होगा पर फिर भी एक बार और बता देता हूँ मैं। ये होता है हमारा बेस। हाइपर पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी होती है वो हमेशा होगी राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे होगी। ये होगा हमारा 90 डिग्री का हमेशा। जैसे ए बी सी हमें दे रखे हैं, ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक, ये होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होंगी वैसे सबको। और हमारा होता क्या है कि h² = p² + b²। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब इसकी हमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसी की नीड पड़ेगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ अगर ये पता है और हमें ये सॉल्व करना आता है तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये हो गया कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। सिंपल, एक बार जिसको लिखना है लिख लो। ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं फिर। इसको लिखिए, रहने बता देता हूँ। अब इसमें हमें करना क्या होगा, क्यों लिखा है मैंने ये, हमें जो वैल्यू है इसमें हाइपोटेन्यूस की गिवन होगी। वैल्यू हमें हाइपोटेन्यूस की गिवन होगी। अब जैसे हम क्वेश्चन आएगा कि √2 को हम रिप्रेजेंट करें
नंबर लाइन पर रूट 2 को रिप्रेजेंट करें हम। अब रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इन्होंने रूट 2 दे रखा है, तो रूट 2 हमारी वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की। अब अगर मैं हाइपोटेन्यूज की जगह रूट 2 रख दूं, हाइपोटेन्यूज की जगह अगर मैं रूट 2 रख दूं, तो यहाँ और यहाँ क्या वैल्यूज आएंगी? ये सॉल्व करना आना चाहिए सिर्फ। अगर मैं यहाँ पर रूट 2 रख दूं, तो बेस की वैल्यू क्या होगी? 1। परपेंडिकुलर क्या होगा? 1। आए समझ में? अब सॉल्व करके देख लो, यही आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1+1 2 आया, तो एच की वैल्यू, ये स्क्वायर उधर रूट पे चला जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ गई हमारी? रूट 2 आ गई, रूट 2। ये हमें सॉल्व करना अगर आता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक। और हमने रूट 2 निकाला कैसे? कि बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है। अब ऐसे ही इसको हमें नंबर लाइन पे करेंगे। अब ये क्या? ये है ऊपर हवा में। अब हमें इसे करना है नंबर लाइन पर, कि रूट 2 यहाँ आ रहा है हमारा, ये है रूट 2। लेकिन अगर हम इसको नंबर लाइन पर करेंगे तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? ठीक है, तो नंबर लाइन पर करते हैं एक बार रिप्रेजेंट इसको। ये हटा देता हूँ मैं। ये उसमें कंपलसरी होगा करना, ये चीज़ करने के बाद ही सॉल्व करना। ये हमारी नंबर लाइन है, 0 1 2 तरह से आगे बढ़ेगी। अब हमने बेस में क्या लिया है? 1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो हो गई हमारी ये। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंगे कंपास से। ठीक है, वो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे रख के वो कट मारेंगे, एक कट ऐसे, तब जाकर ये आएगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन सबने कर रखा है। ठीक है, तो उससे अब देख लेना एक बार। तो ये भी हमारी डिस्टेंस कितनी होगी? 1 होगी। ठीक। अब अगर हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा रूट 2। अभी सॉल्व करा है ये। ठीक है। ठीक, अब इसको नंबर लाइन पर कैसे लेके आएँ? तो कंपास यहाँ रखेंगे और हमारा पेन होगा यहाँ पर, पेन या पेंसिल से करना। ठीक है, ये जो हमारा आर्क बनेगा, ये है हमारा रूट 2। ठीक है, ये है हमारा रूट 2। सिर्फ इतना काम करना है, यही होती है रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। रूट 2 की आएगी, रूट 3, रूट 4, रूट 5, किसी की भी आएगी वो हो जाएगी। एक बार ये देखो पहले कि ये समझ में आया या नहीं आया। बेस हमारा 1 था, ठीक है, बेस हमने 1 ले लिया। अब हमारा परपेंडिकुलर ही 1 है, वो हमने 1 लिया, लेकिन वो आर्क लगाया पहले कंपास से, फिर क्या है, हमने उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस आ गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करा? कंपास की निडल यहाँ पर रखे और पेंसिल की यहाँ से आर्क लगाया हमने। अब ये जो आर्क आएगा यहाँ पर, यही हमारा रूट 2 होगा। ठीक है, यही होगा हमारा रूट 2। अब रूट 2 की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब रूट 3 की कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो एक यहाँ पर वो बना लो। ठीक, अब है रूट 3। रूट 3 को कैसे बनाएंगे? अगर मैं यहाँ पर रूट 3 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? रूट 2 लेना पड़ेगा और यहाँ पर 1। ठीक, अभी एक समझ में आ जाएगा आसानी से कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर रूट 3 कब आएगा? जब यहाँ रूट 2 होगा, मतलब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे और इधर 1 का स्क्वायर करेंगे। तो रूट 3 हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अब यहाँ पर रूट 2 आएगा और यहाँ पर यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, रूट 3 आएगा ऐसे ही हमारा। रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, इसका रूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब ये आया कैसे? अब यहाँ पर तो हमने सिंपली यहाँ पर करके देखा बार बार, अब हम करके देखें, किसी को आए समझ में ना आए कि ये बार बार कैसे हो रहा है कि यहाँ पर रूट 3 था
लाना है तो वहाँ √2 कर दिया, वहाँ 1 कर दिया। एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जब हम √2 का निकाल रहे थे तो हमारा बेस क्या था? 1। 1 छोड़ो, उसको मानो कि √1 था वो क्या था हमारा? √1। √2 के लिए बेस √1 था, परपेंडिकुलर क्या था? 1। √3 निकाल रहे हैं तो बेस क्या होगा? √2, परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा। ठीक है। अब अगर मैं यहीं √5 कह दूं, अगर मैं √5 कह दूं तो बेस क्या होना चाहिए? √4, और परपेंडिकुलर हमेशा की तरह 1। क्लियर हुई चीज़ है? तो जब भी हम इन्हें निकालेंगे तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर √5 निकाल रहे हैं तो बेस उससे एक कम, उससे एक कम, ये याद रखना है। √5 निकाल रहे हैं, √4 बेस होगा, परपेंडिकुलर हमेशा 1 रख के चलेंगे हम। ठीक है। अब √3 निकाल रहे थे तो √2 था, √2 निकाल रहे हैं, √1 आएगा। आए समझ में? ठीक है। एक बारी मैं सारी लाइन से लिख दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये √2 तो आ गया, किस तरह से नंबर लाइन पे कर रहे हैं। अब √3 में हमारा ऐड क्या हुआ, एक बार ये देखो। √3 में हमारा एक तो हमने वैल्यू ली √2 और एक परपेंडिकुलर लिया हमने 1। तो √2 तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो चुका, ये हमारा √2 ही तो है। अब इसमें यहाँ से एक और परपेंडिकुलर लेंगे इस तरह से। ठीक है। परपेंडिकुलर लेंगे 1। ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही रहेगा, बस ये चेंज होंगे। √3 का निकाल रहे हैं तो √2 और √2 और 1 आएगा, तो इसको भी हम यहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है। अब ये अब ये किसका हो गया? ये हो गया √3 का। अब ये हो गया √3 का। अब फिर से यहाँ से आर्क लेंगे, इस तरह से जाएगा वो, ये आ जाएगा यहाँ पर √3 हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंट इस तरह। √2 बना, अगर √3 का निकलवाएंगे तो पहले √2 बनाना पड़ेगा हमें, जिस तरह से बना रखा था। उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लेंगे 1 का ही। ठीक है। फिर हमारा वो हो जाएगा, √3 का आर्क लगा देंगे। ठीक है। तो √2 और √3 का आ गया, सबको निकालना। एक बार ही खुद से और निकाल के देखना। ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो कि √3 भी उसी से होगा, √2 से ही बनेगा। ठीक है। अब एक बारी मैं ये लिख देता हूँ सारे, जो तुम्हें आसानी हो याद करने में। हम्म। तो जब हम √2 का निकालेंगे तो √2 का निकालने के लिए बेस आएगा √1। ठीक है। इस तरह से लिख दूँ, या फिर √2 के लिए बेस होगा √1 और परपेंडिकुलर होगा 1। ठीक। अब √3 की बात करेंगे तो फिर बेस होगा √2, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही रहेगा। √4 की बात करेंगे, बेस होगा √3, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। बस यही एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, बेस होगा √4, परपेंडिकुलर होगा 1। √6 में बेस होगा √5, परपेंडिकुलर होगा 1। एक दो दो चार और लिख देता हूँ। √7 के लिए बेस होगा √6 और परपेंडिकुलर 1। ऐसे ही √8 के लिए √7 और 1 लेंगे। तो 9 के लिए भी √8 और 1 ले लेंगे। तो ये याद रखने हैं। इसी तरह से हमारे सारे सॉल्व होंगे कि √2 का मैंने बनाया। अब √3 का निकालते हैं एक बार। ठीक है। √3 का निकालते हैं एक बार और।
तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन। तो √3 का सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे। अब उससे हमें पता है ये यहाँ √3 लाना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, √2, और यहाँ पर होना चाहिए 1। अब √2 हमने कैसे सॉल्व करा था, √2 हमने कैसे सॉल्व करा था कि यहाँ था √2, यहाँ था √1, यहाँ था 1। ठीक है, इस तरह से हमने √2 का निकाला था। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, √2 का ही लिखेंगे। सबसे पहले हमको √2 ही बनाना पड़ेगा, तो यहाँ बना लेते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन है, 0 1। ठीक, तो √2 के लिए यहाँ होना चाहिए √1, तो ये हमने 1 ले लिया यहाँ पर। √1 और 1 एक ही बात होती है, यहाँ पर हमने 1 ले ली डिस्टेंस। अब जो मैंने बताया था कि यहाँ से आर्क लेके वो कट करेंगे, और ये भी हमारी क्या होगी, 1 होगी। ये तो हमेशा 1 ही होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा 1 ही होगी, क्योंकि देख लो परपेंडिकुलर सब में क्या है, 1 1 1 1। चेंज क्या होगा, बेस। ठीक है, अब हमने क्या करा था, इसको यहाँ पर जोड़ दिया था, ये बन गया था हमारा √2 का, और यहाँ से हमने आर्क लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया था अब हमारा ये √3 के लिए √2 तो चाहिए, क्योंकि ये का √2। अब आगे कैसे बढ़ते हैं यहाँ से, मेन चीज़ वो है। आगे बढ़ने के लिए √2 हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ, अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे इस तरह से। ठीक है, ये बढ़ गए, जितनी डिस्टेंस ये थी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लिया है हमने इस पर 1 का ही। ठीक है, और उसको यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है, कितने का लिया था परपेंडिकुलर, ये भी 1 का। अब ये किसका बन जाएगा, √3 का। फिर से आर्क लगाएंगे, अब आ गया यहाँ पे, देखो √2 से खुद ही आगे आया है वो। ये किसका बन गया, हमारा √3 का। सिर्फ इतना काम करना है, यही होती है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यही होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन, और इस तरह से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने करियर विद राजरतन के साथ। थैंक यू।